हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। आज का जो हम लोग का शानदार टॉपिक है बेटा वो है नेफ्रॉन। तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे, इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग आज नेफ्रॉन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी नेफ्रॉन, रीनल टिब्यूल। तो सबसे पहले नेफ्रॉन है क्या? ये एक रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल, रीनल वर्ड का मतलब क्या होता है? रीनल वर्ड मतलब किडनी होता है और टिब्यूल मतलब किडनी के टिब्यूल्स जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज किडनी। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पे, दिस इज द बोमेन कैप्सूल और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, दैट इज पीसीटी। यहाँ पे प्रॉक्सिमल टिब्यूल लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डीसीटी। यहाँ पे डिजिटल टिब्यूल्स लिखा हुआ है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना बेटा आप, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले में एक एंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ऑब्वियसली सीढ़ी उतरना इज डिसेंडिंग, सीढ़ी चढ़ना इज असेंडिंग। तो देखो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है? वो है असेंडिंग लिम्ब्स। तो डिसेंडिंग लिम्ब्स, असेंडिंग लिम्ब्स, सबको मिला के क्या बोला? लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद आया आपका डीसीटी। डीसीटी फाइनली ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर नेफ्रॉन जाके ओपन हो रहा है। इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। याद रखोगे क्या बताया अभी? कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ओके। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। The tubule continues proximal convoluted tubule (PCT) loop of Henle, a distal convoluted tubule. Henle's loop is hairpin shaped. ठीक है, hairpin shape जैसे देखा होगा, hairpin shape ऐसा है। It has descending and ascending limbs. ठीक है, एकदम crystal clear concept। आगे देखिए, द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे ये देख रहे हो, इसके लिए भी एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहाँ पे, एक ओपनिंग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि कई सारे नेफ्रॉन बेटा एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके ओपन हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? कई सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट के आके ओपन हो रहे हैं। ओके, कलेक्टिंग टिब्यूल एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। ठीक है, कहाँ से होता है? कॉर्टेक्स मतलब किडनी के बाहर वाला पोर्शन, और इनर मेड्यूला मतलब जो ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप है वो। ओके, they conserve the and open into renal tubule, renal pelvis through medullary pyramid in calyx। अब उसके बाद जो मेडुलरी पिरामिड है वो किस में ओपन हो रहा है बेटा? वो ओपन हो रहा है कैलिक्स में। किस में ओपन हो रहा है? कैलिक्स में। नेफ्रॉन, माल्फिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी आर सिचुएटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? माल्फिजियन बॉडी, मतलब इन दोनों को मिला के बोल दिया माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, उसके बाद पीसीटी और डीसीटी, ये क्या है? ये सब होता है बेटा आपके कॉर्टेक्स के पार्ट में। तो मेडुला में क्या होगा? तो ये जो आप लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा मेडुला में। Okay, the efferent arteriole emerging from the glomerulus from a fine capillary network, peritubular capillaries, okay, around the renal tubules। क्या बोल रहा है कि यहां से जो एक आर्टरी निकल रही है, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर आर्टरी गई है ना, बोमेन कैप्सूल के अंदर आर्टरी गई है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं एफरेंट आर्टरी। क्या बोल रहे हैं? एफरेंट आर्टरी। जो आर्टरी निकल रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं इफरेंट आर्टरी। तो बेटा ये इफरेंट आर्टरी आगे जाके क्या बना रही है? ये बना रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बना रही है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ओके, अब माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल, मतलब अब इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के एक पैरेलल ही रन करता है, वही आगे आके वही इसके पैरेलल ही रन करेगा, ऐसे 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 जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे वासा रेक्टा। क्या बोल देंगे? वासा रेक्टा। देखो समझो, सुनो, ये ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, नीचे वाला मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या बताया था? कॉर्टेक्स में बताया था कि ग्लोमेरुलस रहेगा, पीसीटी रहेगा, डीसीटी रहेगा।
अब ये देखो जो मेडुलरी रीजन है, ये लाइन देख रहे हो, दिस इज मेडुलरी रीजन। इस मेडुलरी रीजन में जो आपका लूप ऑफ हेनले है वो जाएगा मेडुलरी रीजन में, और बाकी का पोर्शन फिर से बाहर से निकल के कलेक्टिंग डक्ट में मिल गया। वेरी इजी। ओके, यहां से इस स्ट्रक्चर से बेटा एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। जो हमने नेफ्रॉन पढ़ा है बेटा, इसके दो टाइप्स होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। वन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि पूरे किडनी में 85% है। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, 85% है। जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि 15% है। बाकी का 15% क्या है, जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो 85% दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, 15% जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। इन दिस द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। इसमें क्या है, देखो लूप ऑफ हेनले क्या है, शॉर्ट। ओके, एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, बहुत कम डीप गया है मेडुला के, देख रहे हो, बस यहीं तक गया है। इसमें दूसरे वाले में क्या है बेटा, जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या है, इसका जो लूप ऑफ हेनले वो लॉन्ग है एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। देख रहे हो क्या वाले बोल रहा है, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल डायग्राम। देखो, this is the structure of one nephron. Okay, this is the structure of, is it visible, is it visible? Okay, okay, it is visible. Okay, okay, थोड़ा सा देखो, ध्यान दोगे थोड़ा सा। तो one is called the thicker portion, ये thicker portion देख रहे हो, ठीक है। another is the thinner portion, ठीक है। तो इस लूप ऑफ हेनले में बेटा दो टाइप्स के रीजन है, एक जो थिकर है और एक जो थिनर है। दोनों में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो एरो इधर की तरफ बना है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन। देखो, अब इस एब्जॉर्प्शन का ही नतीजा है कि आप यूरिन फॉर्मेशन हम लोग सीख सकते हैं। जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जो आयंस हैं, सबका जब एब्जॉर्प्शन होगा तो मतलब दैट इज फ्रॉम द यूरिन, यूरिन का कंटेंट तो वही है। तो यूरिन फॉर्मेशन में तीन चीजें आती हैं, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, क्या आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो एक एक स्टेप को देखोगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है। देखो, ये है आपका, ये दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरी एंड दिस इज कॉल्ड, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरी। इधर से एरो दिखाया बना है, और वो जो निकल गया उसको हमने क्या बोला, इफरेंट आर्टरी। तो पूरा ब्लड इसमें आया। ओके, पूरा ब्लड इसके अंदर आया, बोवेन कैप्सूल के अंदर आया, और ये पूरा ब्लड ना बेटा एक प्रेशर लगा रहा होगा इस पे। तो कितने का प्रेशर लगा रहा है, दैट इज 10 mg। ऐसे तीन तीन प्रेशर लग रहे हैं। सबसे पहला जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जी, जिसको हम लोग बोलते हैं GHP। क्या है ये, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो ब्लड जो इसके अंदर है, वो जो प्रेशर लगा रहा है वो कितने का है, वो 55 mg का है। ओके, उसके बाद ब्लड कोलाइडल प्रेशर, इस ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स हैं, RBC, WBC, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लड कोलाइडल प्रेशर। और बेटा एक प्रेशर जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि यहाँ पे इसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस वॉल के द्वारा लगाया जा रहा है, ग्लोमेरुल की वॉल की तरह जा रहा है। ग्लोमेरुल कैप्सूल है ना, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। देखो, मेडुलरी ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज्ड filtration of blood through the following three layers. First, endothelium of glomerular blood vessel, दूसरा endothelium of Bowman capsule, and तीसरा basement membrane between the two layers. I will explain, wait. देखो, तो बेटा ये क्या है ना, ये स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे वो फिल्ट्रेशन हो रहा है।
तो ये दिस इज द पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फिल्ट्रेशन होता है। पोडोसाइट यूनिट, इसमें पेडी सेल्स होते हैं। क्या होता है इसमें? पेडी सेल्स होते हैं। नहीं नहीं, आगे आ गए हम लोग। इसमें पेडी सेल्स होते हैं। तो ये प्राइमरी, ये क्या है? पेडी सेल्स क्या है? ये पोडोसाइट्स क्या है बेटा? ये प्रोसेस है जो कि ऐसे से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और इसका ऊपर वाला भी यूनिट है, मतलब एक पैराइटल होता है, एक विसरल होता है, दो तरह के होते हैं। और इसी से मिलकर क्या होता है? फिल्टरेशन हो रहा है। तो इपिथेलियल सेल, इसको पोडोसाइट सेल्स कह रहे हैं, ऑफ द बोमेन कैप्सूल आर अरेंज्ड इन अ इंडिकेट मैनर लीविंग सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्टरेशन स्लिट। तो यही दोनों कुछ माइन्यूट स्पेस छोड़ रहे हैं, स्पेस क्लियर किए हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन स्लिट। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं फिल्टरेशन स्लिट। देखो अब इधर ये अच्छा डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरी। ब्लड गई, ब्लड यहां से निकल गई और उसके बाद ओके यहाँ पे दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये प्रोटीन्स है, ठीक है, जो ब्लड में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। 3-4 प्रोटीन बताया था मैंने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, ये सब प्रोटीन बताया था। तो ये सब प्रेजेंट है इसमें। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट परफॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ठीक है। तो जितना अमाउंट एक बार में, एक मिनट में फिल्टर किया जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो GFR कितना होता है बेटा? GFR नॉर्मल होता है, मतलब जितना भी फिल्टर कर रहा है पूरा जो बोमेन कैप्सूल है, जितना फिल्टर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो रेट है तो इसका मतलब किसी रिस्पेक्टिव टाइम में दे रहे होंगे। तो 125 ml रिसीव होता है एक मिनट में। कितना? 125 ml फिल्ट्रेट रिलीज होता है एक मिनट में। इस हिसाब से 180 लीटर बेटा फिल्ट्रेट बनेगा एक दिन में। सोच रहे हो 180 लीटर कितना होता है? तो पता चला रोज बाथरूम में ही रह रहे हैं, ठीक है। अगर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ना हो, ये तो हम लोग भी फॉर्मेशन सीख रहे हैं ना, तो फॉर्मेशन में तो देख रहे हो कि 180 लीटर निकल जा रहा है। तो दिन भर आदमी बाथरूम ही जाता रहे फिर तो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए भी एक प्रोसेस है हमारे बॉडी में। देखो इसको, देखो द अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। क्या है रीएब्जॉर्प्शन? देखो आ गया, सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन। 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज प्रोड्यूस्ड डेली बट 99% is reabsorbed by the renal tubule. So the normal volume of urine is released 1.5 liters. Substance like glucose, amino acid, sodium, etc. are filtrate reabsorbed actively. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली। देखो यहाँ पे तो हमें याद लर्न करना है कि डिफरेंट रीजन से क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, PCT से। तो जो भी ऊपर की तरफ एरो है, जो भी इस फिल्ट्रेट से ऊपर की तरफ है, मतलब इस ट्यूब्यूल से ऊपर वाली तरफ है, वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो रीअब्जॉर्ब क्या क्या हो रहा है इधर देखोगे, HCO3-, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स, K+, ये सब क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और ये जो एरो इस वेसल के अंदर गई है, डेट इज उसको सिक्रीट कर किया जा रहा है, ठीक है, वो रिलीज सिक्रीट कर रहा है। तो H+ और NH3 सिक्रीट हो रहा है। आगे देखो, इसी प्रकार नीचे जाओगे तो इधर से क्या होगा? इस डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने से वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। और इधर दोनों साइड से इसके थिकर लिम से और थिनर से भी NaCl को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा? NaCl को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। नाउ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ऊपर देखो NaCl, H2O और HCO3 को रीअब्जॉर्ब किया गया और K+ और H+ को सिक्रीट किया गया। तो दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू लर्न। और सम रीअब्जॉर्प्शन इज आल्सो डन बाय द collecting duct. तो NaCl और some small amount of urea is also reabsorbed by collecting duct. ओके, हमने इसको पढ़ लिया। हाँ, याद रखो कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको हमेशा हम लोग
पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं उसको, हमेशा उसको हम लोग पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसमें हो रहा है? पैसिव मतलब अपने आप हो जा रहा है, उसके लिए किसी की एनर्जी खर्च करने की, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन में पीसीटी रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वाटर। मतलब इस पीसीटी पार्ट में ही बेटा 70 से 80% का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, इस 70 से 80% का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम ऑफ पीसीटी इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ से एक चीज और पता चल रही है कि जो पीसीटी वाला पोर्शन है वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम प्रेजेंट है, जो कि उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहा है और उससे फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। इन लूप ऑफ हेनले मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में बेटा मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। इट मेंटेन्स हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करता है बेटा? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वाटर के लिए तो परमिएबल है, लेकिन इम्परमिएबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट है। ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं, ये जो सीढ़ी चढ़ना, ये ऊपर जो जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सो फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड। ये जो हो रहा है वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है? इम्परमिएबल है, डिसेंडिंग वाला। असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, दिख रहा है देखो, इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इन डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर टेक प्लेस। सवाल आता है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो क्या बताओगे सर? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो डीसीटी में होता है। कलेक्टिंग डक्ट इज एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। सही बात है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ तक कर रहा है? कॉर्टेक्स से लेके इनर मेडुला तक है ना, देख रहे हो, ऊपर कॉर्टेक्स का पोर्शन, नीचे मेडुला का पोर्शन, तो वहां से वहां तक ये है। इट रीअब्सॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सो द कंसंट्रेटेड यूरिन to concentrated urine, it allows the passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity। क्या बोल रहा है ये? It allows the passage of small amount of urea। कुछ small amount of urea collecting duct से क्या हो रहा है? reabsorb हो रहा है टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यूरिया वापस इसमें जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, तो ऐसे करके ये जो ऑस्मोलैरिटी है इसकी बैलेंस्ड है। देखो, दिस इज कैपिलरी, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड यूरिन तो रिलीज हो रहा है, बट इसके अंदर क्या क्या रिलीज हो रहा है? इसके अंदर क्या क्या जा रहा है? कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से क्या क्या जा रहा है? के प्लस जा रहा है, एच प्लस जा रहा है, यूरिया जा रहा है और ड्रग्स जा रहे हैं। ड्रग्स को क्या कर ले रहा है वहां से? ये ले रहा है। सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी मेंटेन आयोनिक बैलेंस। क्या करते हैं सेल जो पीसीटी और डीसीटी के सेल ने दोनों मिला के क्या काम कर रहे हैं? आयोनिक बैलेंस को मेंटेन किए हुए ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस के प्लस एंड NH3। ठीक है, तो इस ब्लड कैपिलरीज से इनमें H प्लस के प्लस ये सब रिलीज कराया जा रहा है ताकि वो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन कर सके टू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट, और इसके अंदर से HCO3 का एब्जॉर्प्शन कर लिया जा रहा है। कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस।
कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन द पीएच, कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन अगर आएगा तो बताओगे इट मेंटेन द पीएच, पीएच मेंटेन कर रहा है, एंड आयोनिक बैलेंस, और आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है ऑफ द ब्लड बाय द सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस। इसका मतलब H प्लस और K प्लस का मेन फंक्शन क्या है आपके बॉडी में, आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन किए रखना, आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन किए रखना। यूरिन फॉर्मेशन एट अ ग्लैंस, देखो ये स्लाइड अच्छी स्लाइड है, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज होल नेफ्रॉन, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अब सबके बारे में एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल का फंक्शन, यहाँ पे नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है, नेफ्रॉन का लूप का फंक्शन, यहाँ पे पैपिलरी डक्ट। तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग और इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक चीज मैंने बता दी है, जस्ट यू हैव टू रीड दिस, ओके ओके। यहाँ पे एरोज दिए हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वाटर के लिए कौन सा है, सॉल्यूट के लिए कौन सा है, फिल्ट्रेट के लिए कौन सा है। ओके, नाउ this this is very important, very important, okay। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, देखो जो वासा रेक्टा बताया था ना कि यू शेप वासा रेक्टा होता है जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के आगे आगे फॉर्म आता है, तो दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बट वो जो उसका फॉर्म है वहां पे उसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे थे, यही आगे आगे कंटिन्यू हो गई, इसको हम लोग वासा रेक्टा बोल दिया। इस वासा रेक्टा में बेटा, ये जो वासा रेक्टा और नेफ्रॉन है देखो किसमें हो रहा है, यहाँ पे रेड इज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ब्लू इज फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेड इज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ब्लू इज फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो हेलनेज लूप एंड वासा रेक्टा हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, दोनों मिला क्या कर रहे हैं, ये लूप ऑफ हेलने, ये वासा रेक्टा, दोनों क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन टू लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट दैट इज इन अ काउंटर करंट पैटर्न, मतलब इसका जो फ्लो है ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो वासा रेक्टा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और असेंडिंग लूप जो असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वासा रेक्टा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी का डायग्राम। द काउंटर करंट एंड द proximity between the Henle's loop and vasa recta maintain and increase osmolarity onwards the inner medullary interstitium from 300 osmol per liter in cortex to absorb 1200 osmol per liter in the inner medulla. This gradient is caused NaCl and by NaCl and urea। तो ये जो ग्रेडियंट है बेटा यहाँ पे, ये 300 ऑस्मोलैरिटी देख रहे हो, यहाँ पे आके 1200 हो गया है, फिर ये धीरे धीरे फिर जाके ऊपर से ऊपर जाके हो गया ये कितना 300। तो ये जो कॉज हो रहा है ऑस्मोलैरिटी, कॉज हो रही है किसके वजह से, ये NaCl और यूरिया के वजह से ये ऑस्मोलैरिटी कॉज हो रही है। तो इससे होता क्या है, काउंटर करेंट से जो हमारा यूरिन है बेटा वो कंसंट्रेटेड यूरिन आता है। NaCl transported by ascending limbs of loop of Henle that is exchanged with the descending loop of vasa recta, NaCl return into the interstitium by NaCl। अच्छा देखो NaCl क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है इन द इंटरस्टिशियम, ठीक है, इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है और उसमें से NaCl देख रहे हो अंदर जा रहा है। Similarly, small amount of urea enters in the thin segment of ascending lip of loop of Henle which transport back to the interstitium by the collecting tubule, okay। ओ ये फ्रीज हो गया बच्चों, okay। So that's all for
टुडे क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक्स।